साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में अपने 230 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे और आज 231 से शुरू करने हैं। कल जाते जाते आपसे एक प्रश्न पूछा था कि वह कौन सा स्थान है जहाँ भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध के दौरान सरसैया यानी जो तीरों की सैया है उस पर अंतिम समय बिताया था। तो उस गांव या उस जगह का नाम आपसे पूछा था। तो उसका जो सही उत्तर है वो होगा नरकातारी। जो उस गांव का नाम है वो नरकातारी है जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो चलिए अपने शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 231 से कि भीमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है। ये बताना है कि भीमा देवी मंदिर है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल, पिंजौर जो पंचकुला के अंदर है, या फिर अंबाला। तो भीमा देवी मंदिर इनमें से कहाँ है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पिंजौर जो पंचकुला के अंदर स्थित है, वहाँ है भीमा देवी मंदिर। तो भीमा देवी जो मंदिर है वो 8वीं से 11वीं सदी के दौरान बना था और इसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। मुख्य बात जो इसकी है, जो एग्जाम रिलेटेड है, पेपर के अंदर आ सकती है आपके, कि उत्तर भारत का खजुराहो जो है वो किस मंदिर को कहा जाता है। तो वो भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है और ये कहाँ स्थित है? पिंजौर के अंदर। मंदिर परिसर में कई प्राचीन मूर्तियां और खंडर हैं और यह पिंजौर गार्डन के पास स्थित है। तो भीमा देवी जो मंदिर है एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसकी स्थापत्य कला खजुराहो से मिलती जुलती है, इसलिए इसे उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। यह पंचकुला जिले के पिंजौर में स्थित है जो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, कि उत्तर भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है अभी पढ़ के आए अपने, कालेश्वर मंदिर, झांसी का लक्ष्मी मंदिर, भीमा देवी मंदिर, पिंजौर जो है, या नागनाथ मंदिर। तो कौन सा कहा जाता है? तो वो कहलाता है भीमा देवी मंदिर जो पिंजौर के अंदर है उसे कहते हैं। तो इसके फैक्ट्स देख लेते हैं थोड़े। तो चलिए फैक्ट्स चेक कर लेते हैं इसके थोड़े। यह मंदिर कामुक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण गुप्तकालीन शैली में हुआ था। तो शैली पूछे तो गुप्तकालीन शैली। यहाँ ASI द्वारा संरक्षित मूर्तियाँ रखी गई है, यानी भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उनके द्वारा संरक्षित मूर्तियाँ यहाँ रखी गई हैं। इसे मिन्नी खजुराहो भी कहा जाता है। उत्तर भारत का खजुराहो या मिन्नी खजुराहो भी इस मंदिर को कहते हैं। यह पिंजौर गार्डन के पास एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो भीमा देवी मंदिर अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली और स्थापत्य के कारण खजुराहो मंदिर समूह से मेल खाता है, इसलिए इसे उत्तर भारत का खजुराहो या मिन्नी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था। तो युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो किस वृक्ष के नीचे दिया था ये पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पीपल, नीम, बरगद या आम। तो वो दिया था बरगद, जिसे बड़ भी बोलते हैं ना, बड़ वृक्ष। तो बरगद के वृक्ष के नीचे वो गीता का उपदेश उन्होंने दिया था। तो यह स्थान कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर तीर्थ पर स्थित है और यह जो प्राचीन बरगद का वृक्ष है वो आज भी बताते हैं कि वहाँ विद्यमान है। गीता उपदेश महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को दिया गया था और यह स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर वर्ष यहाँ गीता जयंती उत्सव भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन को धर्म, कर्म और आत्मा का ज्ञान देने हेतु गीता का उपदेश दिया था, जो कुरुक्षेत्र के बरगद वृक्ष के नीचे दिया गया माना जाता है। तो देखो अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया था ना, कि सामने मेरे परिवार के हैं सामने, तो मैं उनसे कैसे युद्ध लड़ूं, मेरे गुरु हैं सामने। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और आत्मा का ज्ञान उस वृक्ष के नीचे दिया था। तो उसके बाद अर्जुन युद्ध लड़ते हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर 234 देख लेते हैं कि कपाल मोचन तीर्थ किस जिले में है। कपाल मोचन ऑप्शन देखते हैं, तो करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या जींद। तो जो कपाल मोचन तीर्थ है वो है यमुनानगर के अंदर। इसका सही उत्तर होगा
यमुनानगर जिले में स्थित है और यह हिंदू धर्म के प्रमुख स्नान तीर्थों में से एक है। मान्यता का है यहाँ की कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है। इस तीर्थ का उल्लेख महाभारत और पुराणों के अंदर भी मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माता मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर या फिर करनाल। तो माता मनसा देवी मंदिर है वो पंचकुला के अंदर है। तो पंचकुला के अगर गांव पूछे तो बिलासपुर गांव के अंदर है। पंचकुला के बिलासपुर गांव में यह शक्ति की देवी मां मनसा को समर्पित है। हर साल नवरात्रों में लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और यह मंदिर जो चंडी मंदिर है प्रसिद्ध, उसके पास है, उस क्षेत्र के बिल्कुल पास है। तो हरियाणा सरकार ने इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। यह मंदिर पंचकुला जिले में स्थित है और शक्ति पीठों में इसे गिना जाता है। यहाँ विशेष रूप से जो नवरात्र होते हैं तब भारी भीड़ लगती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सहिंत सरोवर कहाँ स्थित है। तो सहिंत सरोवर ऑप्शन देख लेते हैं, पिहोवा, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र या कैथल। तो जो सहिंत सरोवर है वो थानेश्वर के अंदर स्थित है। थानेश्वर। तो फैक्ट चेक कर लेते हैं इसके। यह भी एक हिंदू धर्म में पवित्र सरोवरों में से एक है और मान्यता क्या है कि यहाँ पांडवों ने स्नान कर पापों से मुक्ति पाई थी और यह भी महाभारत काल से जुड़ा हुआ एक तीर्थ स्थल है। यह ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल नज़दीक स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। तो हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ है, पलवल, नल्लड़ जो नूह के अंदर है, फरीदाबाद या महेंद्रगढ़। तो ये है नल्लड़ जो नूह के अंदर स्थित है। तो इसके फैक्ट देख लेते हैं अपने कि यह मेडिकल कॉलेज नूह जिले के नल्लड़ गांव में स्थित है और इसकी स्थापना 2012 के अंदर की गई थी। यह कॉलेज शहीद हसन खान मेवाती के नाम पर है। यह हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित सरकारी मेडिकल कॉलेज है और यह अलवर दिल्ली रोड पर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माधोगढ़ का किला किस जिले में है, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी या भिवानी। तो जो माधोगढ़ का किला है वो है महेंद्रगढ़ के अंदर। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर। यह किला राजा माधो सिंह है उन्होंने बनवाया था। तो ये भी परीक्षा के अंदर आ सकता है कि जो माधोगढ़ किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा माधो सिंह ने। किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल यह किला जो है वो बन गया है। किले के पास का गांव भी माधोगढ़ कहलाता है। तो माधोगढ़ किला है, माधोगढ़ के पास ही है, माधोगढ़ गांव लगता है और राजा माधो सिंह ने ही इसे बनवाया था। तो माधोगढ़ किला महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। यह स्थापत्य और ऐतिहासिक दृष्टि से एक प्रमुख धरोहर स्थल माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष शुरू हुआ था, कौन से वर्ष में ये शुरू हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं, 1980, 1983, 1987 या 1990। तो जो सही उत्तर है वो होगा 1987 के अंदर ये मेला सूरजकुंड जो फरीदाबाद के अंदर है वहाँ शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत 1987 में किसने की, हरियाणा पर्यटन विभाग ने। और यह हस्तशिल्प और लोक कलाओं का अंतर्राष्ट्रीय मेला है। कब लगता है, 1 से 15 फरवरी। हर वर्ष 1 से 15 फरवरी के तक ये मेला लगता है। इसमें देश विदेश के कलाकार भाग लेते हैं। हर साल एक राज्य को थीम राज्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सूरजकुंड मेला भारतीय हस्तशिल्प व सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने हेतु शुरू किया गया और आज यह वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान जो है वो बना चुका है। तो 240 नंबर क्वेश्चन जो है, डोसी की पहाड़ी जो च्यवन ऋषि से संबंधित है किस जिले के अंदर ये पहाड़ी है, ये पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी या नूह। तो डोसी की जो पहाड़ी है वह महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर ये पहाड़ी स्थित है। ये किसके अंदर, कौन सी पर्वतमाला के अंदर है, तो अरावली पर्वतमाला के अंदर है ये। और मान्यता क्या है कि यहाँ जो च्यवन ऋषि हैं उन्होंने तपस्या की थी और च्यवनप्राश जो औषधि है एक, उसका नाम भी इन्हीं ऋषि के नाम से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक कुंड भी है और एक आश्रम भी है।
यह हरियाणा राजस्थान सीमा के निकट है। डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चमन ऋषि की तपोभूमि भी से मानी जाती है, क्योंकि यहाँ चमन ऋषि ने तपस्या की थी। और चमनप्राश जो नाम से एक औषधि है वो भी इन्हीं ऋषि के नाम से बताते हैं कि उसका नाम रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लगातार 2 एशियाई खेलों 1966 और 1970 के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन देखते हैं, कुश्ती, बॉक्सिंग, शूटिंग या एथलेटिक्स। तो लगातार 2 एशियाई खेलों में वो स्वर्ण पदक विजेता रहे थे, 1966 और 1970। नाम क्या है? कैप्टन हवा सिंह। और खेल कौन सा था? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग खेल से वो संबंधित थे। तो कैप्टन हवा सिंह को भारतीय बॉक्सिंग का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय बॉक्सिंग का जनक किन्हें माना जाता है? तो कैप्टन हवा सिंह को माना जाता है। 2 एशियाई खेल लगातार 66 और 1970 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते और वे सेना की सेवा में थे, इसीलिए देखो कैप्टन है ये, कैप्टन हवा सिंह, और खेलों के लिए समर्पित थे। उन्हें अर्जुन पुरस्कार कब? 1966 के अंदर दिया गया। भिवानी में बॉक्सिंग अकादमी की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कैप्टन हवा सिंह हरियाणा के प्रमुख खिलाड़ी थे जिन्होंने बॉक्सिंग में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। और उसके बाद आज हरियाणा से कितने बॉक्सिंग के प्लेयर निकलते हैं, और भिवानी को तो मिनी क्यूबा के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? तो वॉलीबॉल, कुश्ती, हॉकी या एथलेटिक्स। तो प्रीतम रानी ठाकरान का जो संबंध है वो हॉकी खेल से है। तो इनके संबंध में और फैक्ट देख लेते हैं थोड़े, कि उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, यानी भारत की तरफ से वो कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भी खेले हैं। और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही हैं। वे हरियाणा के सोनीपत जिले से हैं। उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है और महिला हॉकी के प्रचार प्रसार में उनका विशेष योगदान रहा है। तो प्रीतम रानी ठाकरान हरियाणा की मशहूर हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है? अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कैप्टन हवा सिंह के बारे में। तो हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है? रोहतक, फरीदाबाद, भिवानी या हिसार? तो वो कहलाता है भिवानी, बॉक्सिंग की नर्सरी। तो भिवानी को और क्या बोलते हैं? मिनी क्यूबा। मैंने अभी बताया था आपको, भिवानी को और क्या बोलते हैं? मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से विजेंद्र सिंह, अखिल कुमार जैसे बेहतरीन बॉक्सर निकले हैं और यहाँ की बॉक्सिंग अकादमी जो है वो नेशनल लेवल की है। तो कैप्टन हवा सिंह की विरासत से इन्हें प्रेरणा मिली है। यहाँ के युवा बड़ी संख्या में बॉक्सिंग में भाग लेते हैं। तो भिवानी नगर ने भारत को विश्व स्तरीय बॉक्सर दिए हैं, इसलिए बॉक्सिंग की नर्सरी से कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? भिवानी, फतेहाबाद, कैथल या फिर पानीपत? तो वो है फतेहाबाद। फतेहाबाद जो क्षेत्र है उसमें सबसे कम वन है। तो फतेहाबाद में हरियाणा के कुल वन क्षेत्र का सबसे कम भाग है और यह जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान है और शुष्क जलवायु वाला है, इसलिए यहाँ वृक्ष वगैरह हैं उनको काट के वहाँ खेती कर रहे हैं लोग। तो हरियाणा सरकार यहाँ वृक्षारोपण अभियान चला रही है। जिला 1997 में हिसार से अलग होकर ये फतेहाबाद बना था। सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्र भी ये है। जो ताज़ा तरीन मुद्दा चल रहा है ना SYL का, तो ये सतलुज यमुना लिंक है, उस नहर योजना का भी ये प्रस्तावित क्षेत्र है। तो वन क्षेत्र कम होने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ की जलवायु और कृषि की अधिकता, जिससे वृक्षारोपण में बाधा आती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो ऑप्शन देखते हैं, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रेवाड़ी या झज्जर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर है नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य। तो जानते हैं इसकी कुछ विशेषता कि यह अरावली पहाड़ियों में स्थित है और यह कितने हेक्टेयर में? 211 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यहाँ तीतर, मोर, हिरण आदि वन्यजीव पाए जाते हैं।
और यह 1987 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2016 जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2016 के अंदर लगा, उसका थीम राज्य कौन सा था। मैंने बताया कि हर साल जो सूरजकुंड मेला लगता है उसमें एक थीम राज्य होता है, तो 2016 के अंदर वो कौन सा था ये पूछा है। पंजाब, तेलंगाना, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा तेलंगाना। तो वहाँ की हस्तशिल्प कला जो कलाएं हैं या फिर वहाँ के कलाकार हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो थीम क्या थी, तेलंगाना राज्य की। तो हर वर्ष जो सूरजकुंड मेले में एक राज्य को थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और 2016 में यह सम्मान तेलंगाना को मिला। तेलंगाना की संस्कृति, लोक कला और व्यंजन यहाँ प्रदर्शित किए गए। यह मेला फरीदाबाद में आयोजित होता है और यह मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है। तो परमवीर चक्र विजेता कौन है, विक्रम बत्रा, होशियार सिंह, अरुण खेत्रपाल या मनोज पांडे। तो कौन है, होशियार सिंह, जो हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं। तो जानते हैं उनसे संबंधित कुछ तथ्य। तो मेजर होशियार सिंह हरियाणा के सोनीपत जिले से थे। तो उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र मिला। उनकी यूनिट क्या थी, ग्रेनेडियर्स थी। उन्होंने बड़ी संख्या में दुश्मनों का सामना करते हुए मोर्चा संभाला और वे हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं। तो हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है, होशियार सिंह, मेजर होशियार सिंह, और ये हरियाणा के सोनीपत जिले से हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है। हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर पूछा है, तो किसे, कपिल देव, अजय देवगन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, मनोज वाजपेयी। तो किन्हें बनाया गया है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो हरियाणा पर्यटन विभाग ने इन्हें 2023 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और इनका जुड़ाव फिल्म शोले से है, जो हरियाणा में ही फिल्माई गई थी। कुछ हिस्सा इसका कहाँ से है, हरियाणा से। तो दोनों कलाकार पर्यावरण और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हैं और इनकी लोकप्रियता को पर्यटन प्रचार के लिए चुना गया है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान इनके साथ सरकार ने शुरू किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनतापुरी है। तो कौन सा जो शहर है जिसका पुराना नाम जैनतापुरी है, रोहतक, जींद, कैथल या कुरुक्षेत्र। तो वो शहर है जींद, जिसका पुराना नाम जैनतापुरी है और नया नाम क्या है अब, जींद। तो जींद का नाम जयंती देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है और प्राचीन नाम जैनतापुरी या फिर जयंतीपुरी भी से कहा जाता था। यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जींद राज्य पहले एक स्वतंत्र रियासत था, अलग रियासत थी जींद। यहाँ जयंती देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। जींद का नाम जयंती नामक देवी पर आधारित है, जिससे इसका पुराना नाम जैनतापुरी पड़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र, केवल यानी किस जिले से सिर्फ 2 ही विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचते हैं। कौन सा है वो, पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ या फतेहाबाद। तो वो है पंचकुला। पंचकुला से 2 ही विधायक विधानसभा के अंदर पहुंचते हैं, एक पंचकुला से और एक कालका से। तो चलिए इसके बारे में तथ्य देख लेते हैं कि पंचकुला हरियाणा का सीमांत यानी यहाँ सीमा समाप्त हो जाती है और पर्वतीय जिला है। यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र है, पंचकुला और कालका। यह हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से सटा हुआ है। तो 1995 में इसे अम्बाला से अलग किया गया था और एक अलग जिला बना था ये। यहाँ भीमा देवी मंदिर और मोरनी हिल्स जैसे पर्यटन स्थल है। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा होने के कारण पंचकुला में केवल 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, भिवानी, हिसार, रोहतक या सिरसा। तो वो जिला है हिसार, जहाँ सबसे ज़्यादा 7 विधायक चुनकर विधानसभा के अंदर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो है बरवाला, उकलाना, नारनौंद, आदमपुर, उचाना, नलवा और
हिसार। यह जिला हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है। हिसार कृषि, शिक्षा और उद्योग के लिए जाना जाता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यहीं स्थित है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो, जिसका नाम क्या है अब, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, वो भी यहाँ स्थित है। इसे स्टील सिटी भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टील सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिसार को। तो हिसार जिले की आबादी और क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इसमें विधानसभा क्षेत्र भी ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फतेहाबाद शहर 1352 में किसने बसाया था। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कब बसा, तो 1352 में। किसने बसाया, तब ऑप्शन देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी या हुमायूं। तो किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो क्यों बसाया था ये भी देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर इस शहर को बसाया था। यहाँ फिरोज शाह का मस्जिद और बावड़ी आज भी मौजूद है। उस समय यह एक प्रशासनिक केंद्र था। यह जिला 1997 में हिसार से अलग होकर एक नया जिला बना फतेहाबाद के रूप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में किस स्थान पर प्रतिवर्ष आम उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। करण झील जो करनाल के अंदर है, यादवेंद्र गार्डन जो पिंजौर, सुल्तानपुर पक्षी विहार या सूरजकुंड। तो कहाँ मनाया जाता है ये मनाया जाता है यादवेंद्र गार्डन पिंजौर के अंदर। तो इसके बारे में फैक्ट चेक कर लेते हैं अपने कि यादवेंद्र गार्डन मुगल शैली में बना एक ऐतिहासिक गार्डन है। यहाँ हर वर्ष जुलाई में आम उत्सव यानी मैंगो फेस्टिवल होता है। यह पर्यटन और बागवानी को बढ़ावा देता है। सैकड़ों किस्मों के आम यहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं और यह कहाँ स्थित है, पंचकुला जिले के अंदर। तो पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन आम उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ राज्य और देश भर से आम की किस्में लाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। कम पूछा था, क्या आया था, फतेहाबाद। सर्वाधिक पूछा है रेवाड़ी, यमुनानगर, पंचकुला या महेंद्रगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा यमुनानगर। तो यमुनानगर के अंदर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। तो इसके तथ्य देख लेते हैं अपने कि यमुनानगर में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और शीतला माता वन क्षेत्र है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला से सटा हुआ है। देखो पर्वतीय इलाके हैं तो यहाँ वन ज़्यादा है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि यहाँ कम है। यहाँ कुल वन क्षेत्र लगभग 27% है। तो यमुना नदी के कारण वनस्पति में यहाँ विविधता है और यहाँ जो है वो लकड़ी उद्योग भी प्रसिद्ध है। तो वन ज़्यादा है इसलिए यहाँ लकड़ी उद्योग भी प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंबाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई। तो अंग्रेजों ने अंबाला में सैनिक छावनी कब बनाई थी, 1821, 1843, 1857 या 1875। तो कब बनाई, 1843 के अंदर अंबाला में सैनिक छावनी बनाई गई अंग्रेजों द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बनाई थी। तो 1857 की क्रांति में यह एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। आज भी यहाँ सेना और वायुसेना की उपस्थिति है। यहाँ का कैंट रेलवे स्टेशन भी ऐतिहासिक है। आज भी अंबाला कैंट के नाम से, अंबाला छावनी के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ब्रिटिशों ने उत्तर भारत में सैनिक आधार के रूप में अंबाला छावनी की स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। सिही फरीदाबाद में जन्मे सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। देखो पिछले 2-3 दिन से क्वेश्चन आ रहे थे कि सूरदास कौन से जिले से थे, फरीदाबाद कौन से गांव थे, सिही कौन से जिले में पड़ता है, तो फरीदाबाद। आज पूछा है कि जो सूरदास जी थे वो किस मुगल शासक के समकालीन थे, उन्हीं के समय के थे। तो बाबर, अकबर, हुमायूं या जहांगीर। तो ये मैंने बताया था आपको कि ये अकबर के समकालीन थे। कौन, सूरदास। सूरदास 15वीं सदी के महान भक्तिकालीन कवि थे। देखो ये अष्टछाप कवियों में भी थे ना, जो 8 कवि थे कृष्ण भक्ति के, उनमें एक थे सूरदास जो नेत्रहीन थे। इनका जन्म फरीदाबाद के सिही गांव में हुआ था। वे श्री कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि थे। सूर सागर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये बहुत बार आता भी है एग्जाम के अंदर कि इनका जो ग्रंथ है उसका नाम बताओ, तो सूर सागर। वे अकबर के शासनकाल में जीवित थे और धार्मिक विचारों से प्रसिद्ध भी थे। तो सूरदास अकबर के समय के प्रमुख संत और कवि थे जिन्होंने ब्रिज भाषा को उच्च स्थान दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN का मुख्यालय कहाँ पर है। तो गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार या रोहतक। तो कहाँ है ये, हिसार के अंदर है।
जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो हिसार के अंदर है। तो यहाँ इसकी स्थापना 1999 में की गई और यह हरियाणा के दक्षिणी जिलों को बिजली की आपूर्ति करता है, जैसे भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फतेहाबाद आदि इसके अंदर आते हैं। यह उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से अलग है। UHBVN अलग है, DHBVN अलग है। ये दक्षिण हरियाणा में करता है, ये उत्तर हरियाणा के अंदर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा का कौन सा जिला मिनी जापान के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का वो कौन सा जिला है जिसे मिनी जापान भी कहते हैं। तो सोनीपत, करनाल, यमुनानगर या पानीपत। तो कौन सा क्षेत्र है? करनाल, वो क्षेत्र है करनाल। करनाल को और क्या बोलते हैं? धान का कटोरा भी बोलते हैं ना इसे। तो करनाल को मिनी जापान भी कहा जाता है। यहाँ कृषि यंत्रों और राइस मिल मशीनों का बड़ा केंद्र है। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI स्थित है। पिछले ये तीनों चारों क्वेश्चन आए हैं ना। बीज उत्पादन और कृषि उपकरण निर्माण में अग्रणी है। इसे धान की कटोरी भी कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन अपने पिछली वीडियो में या पिछली जो क्लासेस थी उसके अंदर कर चुके हैं ये। तो क्यों कहते हैं इसे मिनी जापान? तो कृषि यंत्रों के निर्माण और आधुनिक तकनीक अपनाने के कारण करनाल को मिनी जापान कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ऑप्शन देखते हैं सरोजनी नायडू, प्रभा राव, प्रतिभा पाटिल या मृणाल गोरे। तो कौन थी? प्रभा राव। जो सरोजनी नायडू थी वे उत्तर प्रदेश से राज्यपाल थी, यानी भारत की अगर पहली राज्यपाल पूछे तो वो सरोजनी नायडू होंगे 1947 के अंदर ही। और अगर हरियाणा की पूछी है पहली महिला राज्यपाल तो प्रभा राव थे और ये भी कार्यवाहक थे, कुछ समय के लिए ही ये बने थे। तो प्रभा राव ने हरियाणा की कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था और उनका जो कार्यकाल है वो 27 जुलाई 2009 से 25 जुलाई 2010 तक रहा। वे हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल यानी कार्यवाहक रूप में बनी। इससे पहले वे हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी वरिष्ठ नेत्री थी और लोकसभा सांसद भी रह चुकी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो उसे एशिया का भी सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हिसार, झज्जर, रेवाड़ी या जींद। तो कहाँ लगता है? तो वो लगता है हिसार के अंदर सबसे बड़ा पशु। अगर पुराना पूछ ले, पुराना और बड़ा पूछे तो लोहारू के अंदर लगता था ये। और अगर हरियाणा का सबसे बड़ा मेला पशु मेला और जो एशिया का भी है वो है हिसार। ये आधुनिक हरियाणा या आधुनिक एशिया का इसे बोल सकते हैं। तो हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यह मुख्यतः हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में लगता है। इसमें भैंस, गाय, घोड़े, बैल आदि प्रदर्शित किए जाते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए भी यह प्रसिद्ध है। किसान, पशुपालक और वैज्ञानिक इसमें भाग लेते हैं। तो हिसार का पशु मेला न केवल राज्य बल्कि देश भर के पशुपालकों के लिए एक प्रमुख आयोजन है। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो आपसे को कमेंट बॉक्स में जिसका जवाब देना है कि हरियाणा का कौन सा जिला दूध का कटोरा कहलाता है। तो अपने धान का कटोरा तो पढ़ लिया था करनाल, आज पूछा है दूध का कटोरा किसे कहा जाता है। तो कैथल, झज्जर, करनाल या जींद किसे कहा जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।